हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम इंग्लिश फ्लुएंसी का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन पेपर है जो पिछली वीडियोस में आपको दिखाया जा चुका है। इसमें पार्ट ए है और पार्ट बी है। दोनों पार्ट्स में आपको तीन तीन क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पिछली वीडियोस में हमने पार्ट ए का पहला क्वेश्चन डायरी एंट्री किया था। उसके बाद एक और वीडियो में हमने सेकंड क्वेश्चन यानी ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखा जाता है इसका पूरा आंसर आपको दिखाया गया है। इस वीडियो में हम थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखें, राइट अ पैराग्राफ ऑन वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस एज एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट। तो आंसर शुरू करने से पहले आप नजर डालें इन क्वेश्चंस पर। ये पार्ट ए के क्वेश्चंस हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस भी हम अगली वीडियोस में कवर करने वाले हैं। पार्ट बी में पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज, जिस पर बेस क्वेश्चंस हैं, और पार्ट बी में जो क्वेश्चंस हैं वो 20 मार्क्स कैरी करते हैं। तो हमारे चैनल पर आपको बहुत ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हमने अनसीन पैसेजेस डिस्कस किए हैं। और अब हम डिस्कस करेंगे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3। राइट अ पैराग्राफ, आपको एक पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक क्या है? वेज टू मैनेज योर फाइनेंसेस एज एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट। यानी आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप अंडरग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं, तो आप ही को क्वेश्चन दिया गया है कि आप ऐसे तरीके बताएं, ऐसे वेज बताएं जिनसे आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं। तो हमेशा की तरह ये आंसर्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले ये समझें कि फाइनेंसेस होता क्या है। फाइनेंसेस का मतलब है द मनी दैट यू हैव। अब आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपके जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे आपके होते हैं पढ़ाई से संबंधित या और जो भी खर्चे हैं, या तो आपकी फैमिली पे करती है, आपके पेरेंट्स पे करते हैं, या फिर आपकी फैमिली पे तो करती है, साथ में आप खुद भी शायद वर्किंग हो सकते हैं और अपने एक्सपेंसेस कवर करने की कोशिश आप खुद करते होंगे। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप एक पैराग्राफ लिखें, उसमें आप वेज बताएं, तरीके बताएं कि एज एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट, एज एन अंडरग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट आप अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज कर सकते हैं। इससे इजी क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन पेपर में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एक पैराग्राफ लिखने को बोला गया है। जाहिर सी बात है एक सूटेबल हेडिंग होनी चाहिए पैराग्राफ की। उसके बाद आप पैराग्राफ लिखेंगे, मेकिंग श्योर कि आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग पैराग्राफ की लेंथ होनी चाहिए। तो देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कि वे अपने फाइनेंसेस खुद मैनेज कर पाएं, क्योंकि ज्यादातर उनके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और कई केसेस में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनकी फैमिलीज या पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि रेगुलर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के मुकाबले में जो ओपन के स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप सर्वे करें तो यू विल फाइंड आउट कि अराउंड 30 to 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग हैं। इनमें से कुछ पार्ट टाइम वर्क करते हैं, कुछ फुल टाइम भी काम करते हैं। लेकिन रिगार्डलेस यहाँ पर सिर्फ इतना पूछा गया है कि आप अपने फाइनेंसेस एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये बताएं। तो देखें, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप अपना एक बजट सेट करें, एक अपना बजट बनाएं जिसमें आपके सारे एक्सपेंसेस, आपके सारे खर्चे उसमें लिखे हों। आपको अंदाजा हो कि मंथली एक्सपेंसेस ऑन एन एवरेज आपके कितने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडमिशन फीस, यानी जिस ईयर में आप हैं, जब नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो उसकी जो फीस पे करनी होती है, या ट्यूशन फीस, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ एजुकेशन, अगर आपकी एग्जामिनेशन फीस उसमें इंक्लूडेड होती है या अलग से चार्ज की जाती है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स किसी और स्टेट से इस स्टेट में आके पढ़ रहे हैं, अपनी हायर स्टडीज परस्यू कर रहे हैं, उन्हें एकोमोडेशन चार्जेस या हॉस्टल चार्जेस भी पे करने होते हैं। तो पहला स्टेप यही है कि स्टूडेंट्स लिस्ट बनाएं उनके एक्सपेंसेस की, जिसमें सभी तरीके के एक्सपेंसेस हो, ना केवल बेसिक कॉलेज एक्सपेंसेस बल्कि फूड एक्सपेंसेस, कन्वेंस चार्जेस, बुक्स एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको जो भी लिखना है, जो भी लेंथ है आपके पैराग्राफ की,
वो एक सिंगल पैराग्राफ होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि राइट अ पैराग्राफ। तो ये जो सैंपल आंसर आपको दिखाया जा रहा है, दिस हैज अराउंड 250 वर्ड्स। अब देखें, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्रैक द एक्सपेंसेस। आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, आप उसे ट्रैक करें, पर वीक करें या पर मंथ करें, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जितना आपका बजट है और जितने आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं उनमें मिसमैच नहीं होना चाहिए. So the next important thing is to track the expenses to ensure that the expenses do not exceed their budget and to identify areas, यानी ऐसे खर्चों का आप ध्यान रखें, आइडेंटिफाई करें जहां पर आप ज्यादा स्पेंड करते हैं, यानी आप ओवर स्पेंडिंग करते हैं या फिर ऐसी चीजों पर आप स्पेंड करते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं है. तो आई थिंक जैसा आप समझ पा रहे हैं, पैराग्राफ लिखना बहुत इजी है. इट जस्ट दैट आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, रेलेवेंट आंसर लिखेंगे, और जो भी आप सेंटेंसेस लिख रहे हैं उनमें एक लॉजिकल फ्लो होना चाहिए. ऐसा नहीं हो कि पहले आपने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उसके बाद के सेंटेंसेस में आपस में कनेक्शन नहीं है. दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू टेक केयर ऑफ. आपके क्वेश्चन पेपर में अगर पैराग्राफ राइटिंग आता है तो टॉपिक कुछ भी हो सकता है. ये जस्ट एक एग्जाम्पल है आपको बताने के लिए कि आप पैराग्राफ कैसे लिखेंगे. तो आगे हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि सिंस स्टूडेंट्स हैव अ हैबिट ऑफ बोरोइंग और लेंडिंग मनी अमंग देमसेल्व्स, आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, पर्टिकुलरली कॉलेज में एक दूसरे से लेन देन चलता रहता है. तो अगर ऐसा होता है तो उन्हें केयरफुली करना चाहिए, उन्हें अपनी लायबिलिटीज का ट्रैक रखना चाहिए. यानी अगर आपने अपने फ्रेंड से पैसे उधार लिए हैं तो उसका ट्रैक आपके पास होना चाहिए, और नेक्स्ट मंथ के बजट में आपको ध्यान रखना होगा कि जो आपने फ्रेंड से उधार लिया है उसे आपको चुकता भी करना है. उसके बाद लिखा है कि सिंस कॉलेज स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट देयर वांट्स फ्रॉम नीड्स, कॉलेज लाइफ ऐसा टाइम होता है जब आप स्कूल से बाहर निकले हैं, बाहर की दुनिया आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप मेच्योर हो रहे हैं, लेकिन मोस्ट कॉलेज स्टूडेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिलीज फॉर देयर फाइनेंसेस. तो इस क्रूशियल स्टेज में ये डिटरमिन कर पाना कि हमारी ज़रूरतें क्या हैं और आपकी डिज़ायर्स क्या हैं, इन दोनों में फ़र्क करना मुश्किल होता है. तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि मेरे फ्रेंड ने लेटेस्ट मॉडल लिया है किसी फ़ोन का, या मेरे फ्रेंड ने ये लिया है तो मुझे भी लेना चाहिए. तो एक दूसरे को कॉपी नहीं करना चाहिए और दूसरों की स्पेंडिंग हैबिट से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस कम करने के लिए, अपने फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए और भी चीज़ें कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जो कॉस्टली टेक्स्ट बुक्स होती हैं उन्हें अपनी लाइब्रेरी से इशू करा सकते हैं इंस्टेड ऑफ परचेजिंग देम, या चाहें तो बुक्स की कॉस्ट शेयर भी कर सकते हैं जो लाइब्रेरीज में नहीं मिलती हैं. इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा. आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके पास रीडिंग इंडियन फिक्शन इन इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, जिसकी थर्ड यूनिट थी आज़ादी, रिटन बाय चमन नहाल. अब अपेरेंटली ये बुक इजीली अवेलेबल नहीं है और ये इसकी ऑनलाइन कॉस्ट दिखा रहा है विच इज अराउंड 11,000. इसके अलावा एक रीजनेबल प्राइस में बुक है, लेकिन वो बुक इस एक्चुअल नॉवल की समरी है. यानी अगर आपके कोर्स में कोई बुक प्रिस्क्राइब की गई है जो आपको पढ़ने को बोला गया है और एक्चुअल टेक्स्ट अगर इजीली अवेलेबल नहीं है या इतना कॉस्टली है, तो ऐसे में स्टूडेंट्स को पता है वो क्या कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स के जो कन्वेंस चार्जेस हैं, जो आने जाने में आपका पैसा खर्च होता है, उसे भी आप मैनेज कर सकते हैं बाय प्रेफरिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें. स्टूडेंट्स के लिए कंसेशनल टिकट्स जो दी जाती हैं उन्हें लें, और बस और रेलवे पास जो स्टूडेंट्स के लिए बनता है उसे भी अवेल कर सकते हैं. और जैसा मैंने पहले बोला, डूइंग ए पार्ट टाइम जॉब कैन रियली हेल्प. मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं और साथ में पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब भी करते हैं. इवन दो डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स ऐसा प्रेफर करते हैं. आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आपके कॉलेज में ही इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी निकाली जाती है. तो अगर आपकी फील्ड की इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है या कोई और जॉब, पार्ट टाइम जॉब
जो आप कर सकें, आप करना चाहते हैं, जो आपके फील्ड की है, इससे आपका बर्डन कम हो सकता है एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टू मैनेज देयर फाइनेंसेस। तो एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, ये तो कंटेंट था कि इस टॉपिक पे आपको पैराग्राफ लिखने के लिए बोला गया, तो हमने आपको एक सैंपल आंसर दिखाया। लेकिन बेसिकली पैराग्राफ राइटिंग में आपको क्या ध्यान देना है, आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्योंकि इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता कि आपको जस्ट एक पैराग्राफ लिखना है। सेकेंडली, अगर वर्ड लिमिट दी गई है क्वेश्चन में तो उसे फॉलो करेंगे, अगर नहीं दी गई है तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि इतना छोटा पैराग्राफ भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है, और इतना ज्यादा भी नहीं लिखेंगे कि आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन छूट जाएं। पैराग्राफ की एक सूटेबल हेडिंग देंगे, स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, जब एग्जामिनर पढ़े तो उन्हें लगना चाहिए कि एक लॉजिकल फ्लो है सेंटेंसेस में, और धीरे धीरे अपनी बातों को रखते हुए लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे। तो अभी तक पार्ट ए में हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, लेकिन जाते जाते समझते जाइए कि 4th क्वेश्चन में आपको क्या करना है। देखें, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं विद द यूज ऑफ एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल और प्रेपोजिशन। तो ये है सेंटेंसेस। हालांकि ये पूरा क्वेश्चन पेपर भी एक शॉर्ट्स वीडियो में शेयर किया जा चुका है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक आप ये जानते हैं ऑलरेडी कि आर्टिकल्स यानी ए, एन, द, अब इन 3 आर्टिकल्स में से ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल्स होते हैं, यानी जहां भी आप अ या एन यूज करेंगे तो जिसको भी ये रेफर करता है दैट इज नॉट डेफिनेट, इट इज इनडेफिनिट। और द हमारा होता है डेफिनेट आर्टिकल, यानी आपको पता है आप किस पर्सन या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ये जनरली स्टूडेंट्स का डाउट रहता ही है। आप लोगों को शायद स्कूल में ऐसा बताया गया होगा या ऐसा आपने परसीव किया होगा कि जिन वर्ड्स में स्टार्टिंग में ए, ई, आई, ओ, यू आता है उसके पहले हम एन लगाते हैं, तो गाइस दिस इज नॉट एक्यूरेट। हम वर्ड्स के पहले लेटर पर ध्यान नहीं देंगे, हम वर्ड्स की पहली साउंड पर ध्यान देंगे। और अगर वर्ड की पहली साउंड एक वाउल साउंड है, कुछ लोग इसे वावल बोलते हैं, ठीक है, तो अगर वर्ड की पहली साउंड एक वाउल साउंड है तब आप उसके पहले एन लगाएंगे, अगर ये सिंगल काउंटेबल नाउन है तो। अब देखें, अम्ब्रेला यू से स्टार्ट होता है, लेकिन इस वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो पहली साउंड आती है अ, इसलिए इसके पहले एन लगेगा। अगर आप यूनियन की बात कर रहे हैं तो यूनियन वर्ड को जब आप प्रोनाउंस करते हैं तो पहली साउंड एक कॉन्सोनेंट साउंड है य, उसके बाद एक वाउल साउंड लगती है ऊ, तो साउंड बनती है यू। तो ध्यान दें कि पहली साउंड जो है वो एक वाउल साउंड नहीं है, पहली साउंड यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट साउंड है य की, इसलिए इसके पहले अ लगेगा। सिमिलरली अगर आप एक सिंगल एम एल ए की बात करते हैं तो देखें, यहाँ पर एम को जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो पहली साउंड एक वाउल साउंड होती है ए की, उसके बाद म जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इन्हें मिला के हम बोलते हैं एम। तो सिंस पहली साउंड एक वाउल साउंड है ए, इसलिए यहां पर लगेगा एन, एन एम एल ए। और इसके साथ ही एक और एग्जांपल, अगर किसी ने आपको एक 1 रुपी नोट दिया है तो 1 इवन दो ओ से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, आप वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे, बोल के देखेंगे और समझेंगे कि पहली साउंड जो है वो वाउल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है। तो जब मैं 1 बोलता हूं तो जो पहली साउंड आती है ये कॉन्सोनेंट साउंड है व की, इसलिए इसके पहले अ लगेगा कि somebody gave me a 1 rupee note। तो इस क्वेश्चन में जितने भी ब्लैंक्स हैं उन्हें आप फिल करेंगे या तो आर्टिकल से या प्रेपोजिशन से। तो प्रेपोजिशंस के बारे में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्रेपोजिशन बेसिकली एक वर्ड होता है जो एक नाउन या प्रोनाउन के पहले लगाया जाता है, जो उस वर्ड का रिलेशन बताता है with other words in that sentence in terms of place, time और direction। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं
ये नहीं सोचेंगे कि ये ही prepositions हैं, इनके अलावा और भी काफी prepositions होते हैं। ये कुछ commonly used prepositions हैं, आप इन्हें देखें और ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम क्वेश्चन नंबर 5 भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। So guys, this is it for this video. If you like the video, please share it with your friends and subscribe to our channel, and thank you for watching.